मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सपोर्टेशन के दूसरे प्रोसीजर की जो अंडर कस्टम्स एक्ट है। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि एक्सपोर्टेशन का जो प्रोसीजर था इंडिया में, उसके लिए दो प्रोसीजर लागू होते हैं, जनरल प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टेशन और प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट। तो कस्टम एक्ट के अंतर्गत भी हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, वो क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्टेशन अंडर कस्टम एक्ट में देखते हैं हम, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देयर आर टू पार्ट्स। वो प्रोसीजर जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, यानी कि जो कैरियर है, जो गुड्स कैरी करेगा, चाहे वो शिप का कैप्टन है या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वो, या फिर प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एक्सपोर्टर, या फिर जो एक्सपोर्टर है जो अपना सामान एक्सपोर्ट करवाना चाह रहा है, तो उन दोनों के पार्ट पर कुछ प्रोसीजर्स होंगे अलग अलग जो उनको फॉलो करने हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे पर्सन की जो कन्वेंस का इंचार्ज है, यानी जो कैरियर का इंचार्ज है। तो क्या क्या करना है उसको, किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, लोडेड एट अप्रूव्ड प्लेसेस, यानी कि जो भी सामान लोड किया जाएगा उसके कैरियर पे वो अप्रूव्ड प्लेसेस पे ही होगा। एक्सपोर्टेड गुड्स, जो गुड्स एक्सपोर्ट की जानी है वो कहीं पे भी किसी भी ऐसे जगह पर लोड नहीं की जाएंगी जो अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। और अप्रूव्ड प्लेसेस कौन से होते हैं वो उन्हें बता दी जाते हैं। लोडिंग अंडर सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, तो जब भी लोडिंग होगी, यानी कि जब भी सामान लोड होगा तो प्रॉपर ऑफिसर के सुपरविज़न में होगा और उसकी जानकारी में होगा, उसके बगैर जो है सामान लोड नहीं किया जाएगा। फिर है लोडिंग ओनली ऑन वर्किंग डेज, तो ये जो लोडिंग होगी यानी जो सामान लोड किया जाएगा वो हॉलीडेज़ पे नहीं किया जाएगा। जो कस्टम डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हॉलीडेज़ डिक्लेयर की जाएंगी, उनको छोड़कर वर्किंग डेज़ पर ही सामान लोड होना चाहिए, ठीक है। कस्टम डिपार्टमेंट का जो छुट्टियाँ होगी, जो ऑब्जर्व की जाएंगी छुट्टियाँ, उन पर कोई भी सामान लोड नहीं किया जा सकता। 4 पॉइंट पे कह रहे हैं एंट्री आउटवर्ड। एंट्री आउटवर्ड का मतलब ये है कि एक ऐसी परमिशन, एंट्री आउटवर्ड एक परमिशन है जो ग्रांट की जाती है कस्टमर अथॉरिटीज़ के द्वारा, किसको, मास्टर ऑफ द वेसल यानी कैप्टन ऑफ द शिप को। एंट्री आउटवर्ड क्या है, एक परमिशन है जो शिप के कैप्टन को कस्टम जो अथॉरिटीज़ हैं वो देती हैं, जिसमें उसको परमिशन दी जाती है कि आप कितना सामान लोड कर सकते हैं, उसका क्या टाइप होगा, उसके बारे में सारी डिटेल होगी, ठीक है। मास्टर ऑफ द शिप को जो भी गुड्स एक्सपोर्ट की जानी है उनके लिए परमिशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर पैसेंजर्स का कोई सामान है, यात्रियों का सामान है, बैग जिसे आप बैगेज कहेंगे, या कोई मेल्स हैं, मेल्स बैगेज जो बाय पोस्ट सामान इधर उधर जाता है, उनके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि जो सामान एक्सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोड किया गया है उसके लिए पहले परमिशन लेनी होगी, दैट इज़ एंट्री आउटवर्ड। नेक्स्ट वन इज़ लोडिंग ऑफ गुड्स। तो लोडिंग ऑफ गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस होगा वो परमिट नहीं करेगा किसी भी कस्टम स्टेशन पे लोडिंग करने का जब तक कि प्रॉपर ऑफिसर उसको पास नहीं कर देता। मतलब कहने का ये है कि जैसे एक तो उसकी सुपरविज़न की ज़रूरत है, दूसरा फिर उन गुड्स की एक बार चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन के बाद ही वो गुड्स जो हैं वो पास की जाती हैं प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, तभी वो लोड की जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट यहाँ पर मैनिफेस्ट का मतलब रिपोर्ट से है, तो एक्सपोर्ट की रिपोर्ट जो है उसमें कार्गो के, यानी कि जो भी सामान जा रहा है उस वो रिपोर्ट है जिसमें जो सामान जा रहा है वो, प्लस में जो उस वहाँ के जो शिप का जो पर्सनल सामान है, लिस्ट जो प्राइवेट एसेट्स की जो लिस्ट है वो, फिर कोई जो स्टोर्स हैं, स्टोर समझते हैं जैसे फ्यूल है या और कोई स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी एक लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। और कैप्टन की पोजीशन में जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो, और इसके अलावा जो भी ऑफिसर्स हैं जो वहाँ काम करते हैं या जो क्रू मेंबर्स है, जो कर्मचारी दल है, ठीक है, इन सब के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, दैट विल बी एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, या रिपोर्ट का नाम दिया जाएगा उसको। और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट जो है वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, एक पर्टिकुलर परफॉर्मा होगा उसके ऊपर फिल की जाएगी, और डिपार्चर से पहले, जाने से पहले ये सबमिट की जानी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट इज़ रिटर्न ऑर्डर नीडेड टू लीव।
तो शिप या प्लेन जहाँ एयरक्राफ्ट जिससे सामान जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो जब तक उनके पास रिटर्न परमिशन नहीं होगी तो वो अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, यानी कि वो डिपार्चर नहीं कर सकते विदाउट द रिटर्न ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटीज़। तो ये थे सारी चीज़ें जो प्रोसीजर फॉलो करना है। देयर आर से वेरियस पॉइंट्स टू बी फॉलोड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एक्सपोर्टर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। तो अभी यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि एक्सपोर्टर को भी कुछ प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं। हालांकि वहाँ तो आपने देखा लास्ट वीडियो में कि उसको पहले से भी काफ़ी सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़े थे, ठीक है। जैसे एंट्री ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, तो सबसे पहला है एंट्री, उसको एक तो सबमिट करना पड़ेगा शिपिंग बिल। शिपिंग बिल होता है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं बाय सी या बाय एयर, यानी शिप से या एरोप्लेन से करते हैं अपना सामान एक्सपोर्ट, देन आपको शिपिंग बिल प्रोड्यूस करना पड़ता है। और अगर सामान हमारा बाय रोड जा रहा है और एक्सपोर्ट हो रहा है तो हमें बिल ऑफ एक्सपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। तो इन दोनों में से जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है तो वो उसको सबमिट करनी होगी, किसको, एक्सपोर्टर को। बिल ऑफ एक्सपोर्ट या फिर शिपिंग बिल किसको करना है, टू द प्रॉपर ऑफिसर। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जामिनेशन एंड क्लियरेंस ऑफ गुड्स। तो शिपमेंट के लिए ज़रूरी है कि जो भी गुड्स भेजी जा रही हैं वो प्रॉपर ऑफिसर बाकायदा उनको चेक करता है, इंस्पेक्शन करता है, एंड इफ़ ही इज़ सेटिस्फाइड देन ही विल गिव द क्लियरेंस। तो जब वो चेक हो जाएगा तो उसको जो भी ड्यूटी चार्ज है, कस्टम ड्यूटी चार्ज है, वो पे किया जाएगा एंड देन ही विल गिव क्लियरेंस टू योर गुड्स, ठीक है। मतलब क्लियरेंस का मतलब है कि जाने की परमिशन मिल जाएगी आपके सामान को। नेक्स्ट, ये दोनों प्रोसीजर थे किसके पार्ट पे, एक्सपोर्टर के पार्ट पे, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा कि हमें कस्टम एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एक प्रोसीजर होता है कन्वेंस जो इंचार्ज होता है उसके पार्ट पे, और एक होता है एक्सपोर्टर के पार्ट पे, ठीक है। नाउ वी विल चेक कि चेंजेस इन एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कुछ चेंजेस आए हैं आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के आने के बाद, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आने के बाद ये जो प्रोसीजर है थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो मैं बता देती हूँ मेन क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड होता है जो आपका पैन होता है। पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। इनकम टैक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं पैन किसे कहेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि असेसिस को दिया जाता है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसके अलावा एक और नंबर है दैट इज़ GSTIN, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो GST लागू होने के बाद इस तरीके का एक नंबर सेलर्स को प्रोवाइड किया जाता है जो वो अपने हर ट्रांजैक्शन पर यूज़ करते हैं। तो पैन इज़ आइडेंटिफायर एट द एंट्री लेवल। जब आप एंट्री कर रहे हैं तो पैन वहाँ ज़रूरी है, लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हर ट्रांजैक्शन पर आपको GSTN का इस्तेमाल करना होगा। तो पैन तो है ही, प्लस में GSTN और ऐड हो गया है, ठीक है। ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एक डेट है जिस पर डेटेड 16/6/2017, क्योंकि 1 जुलाई 2017 से जो है GST लागू हुआ था। तो उसके हिसाब से ये अब 2017 की ही डेट है, जिसके अंतर्गत जो है DGFT है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इन्होंने इस डेट पर जो है ये एक तरीके से एक नोटिफिकेशन किया था जिसमें ये बताया था कि पैन वुड बी द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये दिख रहा है आपको, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, लेकिन जो GSTIN है वो ट्रांजैक्शन लेवल पर यूज़ किया जाएगा। दूसरा जो चेंज आया है, चेंजेस इन शिपिंग बिल। शिपिंग बिल जो है, शिपिंग बिल में अब जो भी अभी आपने देखा ना, शिपिंग बिल हम कब देते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जब बाय एयर या बाय सी करते हैं। तो शिपिंग बिल जो इलेक्ट्रॉनिक, चाहे इलेक्ट्रॉनिक या मैनुअल, ऐसे तो आजकल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक ही की जाने लगी है। तो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज मैनुअल शिपिंग बिल जो होता है, जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, जैसे चाहे कुरियर शिपिंग बिल भी क्यों नहीं है, जैसे तो उसके बाद उसके ऊपर जो है GSTIN उसमें इंक्लूड किया गया है।
और IGST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी। अभी अब IGST क्या है? दिस इज़ इंटीग्रेटेड GST। IGST का इस्तेमाल, इस टैक्स का इस्तेमाल या इस टैक्स का जो टैक्स है, एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स ऑफ GST। इट इज़ यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के केस में IGST वर्ड हम यूज़ करेंगे, आप जहाँ पे भी देखोगे तो IGST, क्योंकि जब दो नेशंस के बीच में ट्रेड होता है, जिसे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कह सकते हैं, तो वह IGST रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मस्ट है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें GSTIN और IGST की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें देनी ज़रूरी है। उसका रीज़न रहेगा कि कल को जब आपको इससे रिलेटेड GST से रिलेटेड अगर कुछ बेनिफिट्स मिलने हैं, वो तभी मिल पाएंगे जब आप ये नंबर और IGST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही, क्योंकि डिटेल में जब हम इसके कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे देन आपको ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियरेंस फॉर री एक्सपोर्ट। क्लियरेंस फॉर री एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि पहले तो री एक्सपोर्ट का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी गुड्स, हम अपने देश में बनी हुई जो भी डोमेस्टिक गुड्स हैं, उसे आप डोमेस्टिक गुड्स को जब आप किसी दूसरे कंट्री को भेज रहे हो तो उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर मान लीजिए कोई इम्पोर्टेड गुड्स हैं जो आपके यहाँ इम्पोर्ट होकर आई हैं, जो दूसरे नेशन से आई हैं, दूसरे कंट्री से आई हैं, और उन्हें आप एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज किसी और कंट्री को भेज रहे हो, जैसे आपने कहीं से मंगवाई एंड देन आप थर्ड कंट्री को भेज रहे हैं, उसे हम बोलेंगे री एक्सपोर्ट। ठीक है, असल में उसका मतलब ये है कि री एक्सपोर्ट, इसे हम एंट्री पोर्ट भी बोलते हैं। एंट्री पोर्ट का मतलब और री एक्सपोर्ट का मतलब सेम ही है कि जब आप इम्पोर्टेड गुड्स को एक्सपोर्ट करें विदाउट एनी चेंज, दैट इज़ री एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, यानी डोमेस्टिक गुड्स को एक्सपोर्ट करना है। अब आपको यहाँ पर जो पॉइंट देखना है वो क्या कह रहा है कि री एक्सपोर्ट के लिए क्लियरेंस का क्या सीन है। देखिए, क्या होता है कि कई बार री एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये केसेस बता रहा है, देयर आर 3 केसेस टाइप्स ऑफ री एक्सपोर्ट की। री एक्सपोर्ट किन किन कंडीशन में हो सकता है और पॉसिबल है। जैसे नंबर 1, गुड्स इम्पोर्ट किया आपने फॉर डिस्प्ले और एग्जीबिशन। आपने अपने यहाँ पर डिस्प्ले और एग्जीबिशन के लिए गुड्स इम्पोर्ट की हैं, तो ऐसी गुड्स जो डिस्प्ले और एग्जीबिशन के लिए आई हैं वो क्लियर हो सकती हैं विदाउट पेमेंट ऑफ फर्दर ड्यूटीज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन काउंसिल। तो इस काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर जो गुड्स आपने जो गुड्स इंपोर्ट कराई हैं, जिनका मकसद था डिस्प्ले और एग्जीबिशन का, ठीक है, तो उनको फिर आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट ऑफ ड्यूटी है। कोई भी और ड्यूटी दिए बगैर उनको री एक्सपोर्ट किया जा सकता है, उसके लिए क्लियरेंस मिल जाएगी आपको। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय मिस्टेक। अगर गुड्स बाय मिस्टेक एक्सपोर्ट हो गई हैं, ठीक है, तो उनको फिर से री एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये भी तो हो सकता है ना कि एक जगह आपने भेजनी थी और आपने बाय मिस्टेक दूसरी जगह भेज दी, तो वो बाय मिस्टेक चली गई, दे कैन स्टिल बी री एक्सपोर्टेड, तो अब वो उन्हें फिर से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में मिस्टेक की जानकारी अगर आप कस्टम ऑफिशियल्स को बता देते हैं बिफोर इंस्पेक्शन से पहले, तो गुड्स कैन नॉट बी कन्फिस्केटेड। कन्फिस्केटेड का मतलब जब्त होना है, तो गुड्स को जब्त नहीं करेंगे वो, और वो अलाउ कर देंगे आपको री एक्सपोर्ट करना कोई भी और ड्यूटी चार्ज किए बगैर, अगर इसमें आपकी कोई बैड इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं है तो। ठीक है, अगर गुड्स एक्सपोर्ट की गई हैं बाय मिस्टेक और आप री एक्सपोर्ट कराना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू इन्फॉर्म द कस्टम अथॉरिटीज़, दे विल चेक what is the exact matter. If there is no bad intention behind that thing, then you have the right to re-export those goods, right? Next one is goods are found not eligible to import.
जब गुड्स ऐसा पता लगता है कि गुड्स जो है इम्पोर्ट के लायक नहीं है, अब आप मंगा चुके हो लेकिन इंस्ट्रक्शन में पता लगा कि वो इम्पोर्ट के लिए एलिजिबल नहीं है अंडर एग्जिम पॉलिसी। When goods are found not eligible to import under EXIM पॉलिसी लागू होती है ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर, तो गुड्स कैन बी री एक्सपोर्टेड आफ्टर पेमेंट ऑफ पेनल्टी एंड रिडम्पशन। तो पेनल्टी और कुछ पेमेंट्स करने के बाद आप इन गुड्स को वापस एक्सपोर्ट कर सकते, री एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो ये देयर आर 3 पॉइंट्स इन दैट केस, इन दीज केसेस यू कैन हैव द क्लियरेंस फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ सच गुड्स। ठीक है, तो आज हमने जो बात की है वो है एक तो प्रोसीजर की, जो प्रोसीजर कस्टम एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें फॉलो करना है, और फिर हमने बात की क्लियरेंस फॉर री एक्सपोर्ट। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट है डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।